जय हिंद दोस्तों। आज के करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज के सेशन में हम पिछले छूटे हुए करंट अफेयर यानी 4 से 14 दिसंबर के करंट अफेयर को कवर कर लेंगे और 15 दिसंबर से डेली बेसिस पर करंट अफेयर आप सभी के सामने आ जाएगा। आज के करंट अफेयर का पहला टॉपिक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के बारे में है। इस रिपोर्ट ने यह बताया है कि जो सार्वजनिक सेवाएं यानी सरकारी सेवाएं हैं, इनका उपयोग करने के लिए व्यक्तिगत कनेक्शन का उपयोग करने वाले नागरिकों की जो उच्चतम दर है वो सबसे ज्यादा भारत में 46% है। इसके बाद इंडोनेशिया के लोग अपने व्यक्तिगत कनेक्शन का उपयोग करते हैं सरकारी सेवाओं की प्राप्ति के लिए, और उसके बाद चीन। यहाँ पर ये देखिए जो लिखा है, सार्वजनिक सेवाओं का उपयोग करने के लिए व्यक्तिगत कनेक्शन। इसका अर्थ ये है कि अगर सरकार कोई सेवा दे रही है, कोई सरकारी कार्यक्रम है, कोई सरकारी दफ्तर के काम है, उन कामों को करने के लिए क्योंकि आप पात्र हैं, तो उन कामों को करने के लिए जो सरकारी कार्यालयों में, सार्वजनिक कार्यालयों में लोग बैठे हैं, सार्वजनिक सेवाओं को प्राप्त करने के लिए जो लोग जा रहे हैं, उन्हें बिना किसी दबाव के वो सेवाएं मिल सकें, या जो उन सेवाओं को देने के लिए योग्य व्यक्ति बैठाए गए हैं वो उन पात्र लोगों को वो सेवाएं दे सकें। लेकिन ऐसा नहीं है। इस रिपोर्ट में इन सार्वजनिक सेवाओं, इस जो सरकारी सेवाएं हैं, इनको प्राप्त करने के लिए निजी कनेक्शन, यानी कि आपके अगर कोई अधिकारी से जान पहचान है, कोई बड़े लोगों से पहचान है, तो उनसे बात करके अपने काम निकलवा रहे हैं। तो इस रिपोर्ट में यही है कि ऐसा काम करने में भारत पहले स्थान पे 46% में। जुगाड़ जिसको कहते हैं, जिसको कह सकते हैं कि लिंक लगा के हमने काम करा लिया, तो वैसी स्थिति में भारत 46% लोग ऐसे कनेक्शन का यूज करके पहले स्थान पर भारत है, इंडोनेशिया दूसरे स्थान पर और चीन तीसरे स्थान पर है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जो 50% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि रिश्वत की मांग की गई थी, यानी कि रिश्वत के बिना काम नहीं चला, उनका रिश्वत देना ही पड़ा, और कहा कि इसकी मांग की गई थी। और 32% लोगों ने व्यक्तिगत लिंक का उपयोग करते हुए कहा उन्हें रिश्वत के बिना सेवाएं नहीं मिलेंगी, यानी कि 32% लोग ऐसे थे कि जिनसे रिश्वत तो नहीं ली गई लेकिन उन्हें लिंक लगाने पड़े, तब जाकर के उनका काम हुआ। यह रिपोर्ट मार्च 2019 से 2020 सितंबर के बीच में 17 देशों और 20,000 लोगों को शामिल करते हुए जो सर्वे किया, जो भी एक रिपोर्ट तैयार की, उसी पर आधारित है ये सारा सर्वे। यानी कि ये सर्वे कुछ ही लोगों पर, 20,000 लोगों पर किया गया था, वो भी 17 देश के थे। तो ये पूरा आंकड़ा पूर्णतया सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये केवल 20,000 लोग शामिल हुए 17 देशों के। तो इन लोगों पर जो निष्कर्ष निकला, उसी निष्कर्ष पर आधारित है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट। तो यूपीएससी में इस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट ये जो आंकड़ा आया है, इससे रिलेटेड तो कोई प्रश्न बनने की संभावना है नहीं, फिर भी करंट अफेयर का एक ये हॉट टॉपिक था, इसलिए मैंने इसे ले लिया। आगे देखिए, सर्वे में लगभग जो 89% भारतीय थे, उन्होंने माना कि सरकारी भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है। यहाँ पर इस रिपोर्ट की जो सबसे बड़ी बात है वो इस पॉइंट में है कि भारत में 18% लोगों ने ये बताया था कि उन्हें राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय चुनावों में वोट देने के लिए रिश्वत की पेशकश की गई थी, यानी कि आप पैसा लीजिए और वोट दीजिए। और ऐसे मामले में थाईलैंड पहले स्थान पर रहा, यानी थाईलैंड के लोगों ने सबसे ज्यादा रिश्वत लेके वोट दिए और भारत चौथे स्थान पर रहा एशिया में। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक 80 थी, 180 देश शामिल हुए थे, उनमें से भारत का स्थान 80 था। जबकि ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट है, इसके अनुसार तो लगभग भारत पहले स्थान पर ही है भ्रष्टाचार के मामले में। और इसी आधार पर करंट अफेयर में अगर आप पढ़ रहे होंगे कि भ्रष्टाचार के मामले में भारत पहले स्थान पर है, तो आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये सर्वेक्षण किया गया था केवल 20,000 लोगों पर, और इन्हीं 20,000 लोगों का ही को ही बेस बना करके ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट निकाल दी गई, और उसी आधार पे भारत को सिद्ध कर दिया गया कि भारत विश्व का सबसे अधिक भ्रष्टाचार वाला देश है। तो चूंकि 20,000 लोग ये पूरे 17 देशों के थे, 17 देशों के 20,000 लोग थे, तो इस आधार पे भारत को सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वाला देश कहना उचित नहीं। हालांकि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है सार्वजनिक सेवाओं को की प्राप्ति के लिए। उन सेवाओं में काम करने वाले लोगों को अपने नैतिक पहलुओं पर काम करना चाहिए और भ्रष्टाचार को कम करने में अपना सहयोग देना चाहिए। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के बारे में पढ़ लिया। अब ये देखिए, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, यही इस रिपोर्ट को जारी करता है। और काम क्या है इसका काम है कि इस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का कि भ्रष्टाचार से उत्पन्न होने वाली भ्रष्टाचार गतिविधियों को रोकना है, और सालाना
यानी कि ईयरली ये ग्लोबल करप्शन इंडेक्स जारी करता है। ये एक जर्मन गैर सरकारी संगठन यानी एक तरह का अपना एनजीओ है, और जरूरी नहीं कि ये हर मामले में सही रिपोर्ट ही प्रकाशित करे, क्योंकि गैर सरकारी है, बाहरी दबावों से भी ये प्रेरित हो सकता है, जिस कारण से यूपीएससी में तो इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। अन्य छोटे एग्जाम्स में आ जाए तो आ जाए, लेकिन यूपीएससी में नहीं आ सकता। इसका मुख्यालय बर्लिन में है। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक पार्सेक्स नौसेना अभ्यास। इसको पासिंग मिलिट्री एक्सरसाइज के रूप में, पासिंग एक्सरसाइज के रूप में भी जानते हैं। ये भारतीय नौसेना और रूस की नौसेना के बीच में 4 से 5 दिसंबर को आयोजित किया गया था। ये केवल रूस के साथ नहीं किया गया था, बल्कि जो पार्सेक्स एक्सरसाइज है ये पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में जितने भी मित्र देश हैं उनकी नौसेनाओं के साथ आयोजित की जाती है। और इस एक्सरसाइज का उद्देश्य होता है कि जिन भी मित्र देशों के साथ ये एक्सरसाइज आयोजित की गई है उनके बीच रक्षा सहयोग में सुधार आए। 4 से 5 दिसंबर को जो एक्सरसाइज की गई पासेक्स, उसका उद्देश्य था कि अंतर क्षमता को बढ़ाना, समझ में सुधार करना और एक दूसरे से सर्वोत्तम प्रथाओं को आत्मसात करना। एक दूसरे से सर्वोत्तम प्रथाओं को आत्मसात करने का मतलब ये है कि हमारी तकनीकी आप तक जाए, आपकी तकनीकी हम तक आए, और मिल करके हम एक बेहतर रक्षा संबंधी मामले हैं उनको मजबूत बनाया जाए, एक दूसरे से सीखा जाए। इससे पहले 4 से 5 सितंबर इसी साल 2020 को भारतीय नौसेना ने रूस की नौसेना के साथ मिलकर के इंदिरा अभ्यास किया था। तो याद रखिएगा, पासेक्स जो एक्सरसाइज है, जिसे पासिंग एक्सरसाइज कहा जाता है, यह भारत की नौसेना और पूर्वी हिंद महासागर में जितने भी मित्र देश हैं उनके साथ नौसेना अभ्यास पासेक्स के रूप में जाना जाता है। और ये अभ्यास इसलिए किया जाता है ताकि मित्र देशों के साथ अपने रक्षा सहयोग में सुधार लाया जाए। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक भारत में तस्करी रिपोर्ट 2019-20 ये जारी की गई है वित्त मंत्री के द्वारा, इसी के संदर्भ में है। इस रिपोर्ट को राजस्व खुफिया निदेशालय के 63वें स्थापना दिवस के समारोह के दौरान जारी किया गया था। ये जो तस्करी रिपोर्ट है ये मानव तस्करी से संबंधित नहीं है। ये जो रिपोर्ट जारी की गई है ये गोल्ड और फॉरेन करेंसी, नारकोटिक ड्रग्स, सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट और कॉमर्शियल फ्रॉड्स पर संगठित तस्करी के रुझानों का विश्लेषण यानी मनुष्य की तस्करी इस तस्करी रिपोर्ट 2019-20 में शामिल नहीं है। इसमें सोने की, विदेशी करेंसी की, जो नशीली दवाएं हैं उनकी, पर्यावरण से संबंधित ऐसे तस्करी जैसे कि प्रतिबंधित जानवर हो गए, प्रतिबंधित दवाइयां हो गई, प्रतिबंधित वृक्ष हो गए, उनकी तस्करी और कॉमर्शियल फ्रॉड से रिलेटेड ये तस्करी रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट को इसलिए जारी किया जाता है ताकि इन क्षेत्रों जो गोल्ड की तस्करी हो रही, फॉरेन करेंसी की तस्करी हो रही है, ड्रग्स की, इसका एक आंकड़ा प्रस्तुत किया जाए और इस संदर्भ में जो बेहतर कार्य कर रहे हैं उन लोगों को सम्मानित किया जाए। इसी कारण प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट सेवा सम्मान दिया जाता है। साथ ही साथ इन क्षेत्रों में तस्करी को रोकने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, गवाही देने के तौर पर उन्हें भी बहादुरी पुरस्कार दिया जाता है। जैसे कि इस बार का जो बहादुरी पुरस्कार दिया गया था वो एक व्यक्ति थे सुमेर सेन। इन्होंने गवाही दी थी स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र गवाह के रूप में इन्हें दर्ज किया गया था जयपुर की जेल के द्वारा, तो इन्हें बहादुरी पुरस्कार दिया गया है। जबकि भारतीय राजस्व सेवा यानी IRS के एक अधिकारी बी शंकरन, इन्हें उत्कृष्ट सेवा सम्मान यानी इस क्षेत्र में डिपार्टमेंटल बेहतर प्रयास करने के क्षेत्र में इन्हें उत्कृष्ट सेवा सम्मान दिया गया, जबकि बहादुरी पुरस्कार सुमेर सेन को दिया गया। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक महाराष्ट्र में कुछ नए संरक्षण रिजर्व और अभ्यारण्य स्थापित किए जा रहे हैं, उन्हीं से संबंधित है। महाराष्ट्र का जो वन्य जीव बोर्ड है उसने घोषणा की है कि राज्य में यानी महाराष्ट्र में 10 नए संरक्षण रिजर्व और एक अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा। ये जो 10 संरक्षण रिजर्व स्थापित किए जाएगी, इनमें से 8 तो महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में ही होंगे और 2 राज्य के विदर्भ क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे। जबकि जो अभ्यारण्य है उसे चंद्रपुर जिले में एक गांव है कंधल गांव, वहां स्थापित किया जाएगा।
पूरे भारत भर में अगर संरक्षण रिजर्व देखे जाएं तो लगभग 88 संरक्षण रिजर्व हैं पूरे भारत भर में। और ये जो संरक्षण रिजर्व होते हैं, ये देखिए होते क्या हैं, ये एक बफर जोन के रूप में कार्य करते हैं। इनके राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों और भारत में जो आरक्षित और संरक्षित जंगल होते हैं, उनके बीच में ये बफर जोन के रूप में जो भी क्षेत्र कार्य करता है, उसे ये संरक्षण रिजर्व के रूप में घोषित कर दिया जाता है। और भारत में वन्यजीव अभयारण्यों की बात की जाए तो 553 वन्यजीव अभयारण्य हैं। ये वन्यजीव अभयारण्य एक ऐसे संरक्षित क्षेत्र होते हैं जहां जानवर अपने प्राकृतिक आवासों में संरक्षित और सुरक्षित रह सकते हैं। अभयारण्य ऐसे क्षेत्र को घोषित कर दिया जाता है जहां जानवर रह रहे होते हैं, उसी क्षेत्र को ही एक अभयारण्य के रूप में घोषित कर दिया जाता है। क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं कि जानवरों को दूसरी जगह ले जाकर के स्थापित किया जाए, लेकिन अगर जानवरों को प्राकृतिक रूप से जहां पर वो रह रहे हैं उसी क्षेत्र को अभयारण्य के रूप में घोषित कर दिया जाए, तो ये माना जाता है कि उन जानवरों को, उन वन्य जीवों को अपने प्राकृतिक आवासों में संरक्षित और सुरक्षित किया गया है। महाराष्ट्र में जो संरक्षित क्षेत्र है उसकी बात की जाए तो महाराष्ट्र में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से? चंदौली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, नौगांव नेशनल पार्क, पींच नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क और ताडोबा नेशनल पार्क। महाराष्ट्र में 41 वन्यजीव अभयारण्य हैं और 4 बाघ अभयारण्य। बाघ अभयारण्यों में मेलघाट जो कि अमरावती में है, ताडोबा ये चंद्रपुर में है, पेंच नागपुर में है और सहोदरी कोल्हापुर ये शांगली में है, याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बांग्लादेश ने अपने पहले अधिमान्य व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। अधिमान्य व्यापार समझौता क्या होता है? इसे प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं। यानी कि व्यापार करने में, व्यापार चूंकि 2 पक्षों के बीच में या फिर कई अन्य पक्षों के बीच में किया जाता है, और अगर कोई एक पक्ष कई अन्य पक्षों के साथ व्यापार कर रहा है और उनमें से किसी एक को विशेष तरजीह दे दे और उसके साथ समझौता कर ले, तो इसे ही अधिमान्य व्यापार समझौता या प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, यानी प्रेफरेंस दे रहा है कई अन्य लोगों के साथ व्यापार करने के दौरान, किसी एक को अधिक वैल्यू दे रहा है, किसी एक के साथ अधिक लिबरल हो रहा है, किसी एक को अधिक मान्यता दे रहा है, ऐसे ही व्यापार समझौते को अधिमान्य व्यापार समझौता या प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट कहा जाता है। तो बांग्लादेश ने स्वतंत्रता के बाद अपना पहला प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट किया है भूटान के साथ, याद रखिएगा इसे। और इस प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट यानी पीटीए में, अधिमान्य व्यापार समझौते में 34 जो उत्पाद हैं भूटान के, उनको बांग्लादेश अपने यहाँ 100% के टैक्स फ्री करेगा, और जो 100 बांग्लादेश के सामान हैं उन्हें भूटान अपने यहाँ पर 100% टैक्स फ्री करेगा। क्योंकि एक देश से दूसरे देश में जब सामान आता है तो उसमें कुछ टैक्स लगता है, तो दोनों देश आपस में कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। 100 बांग्लादेश के प्रोडक्ट पे और 34 भूटान के प्रोडक्ट पर, दोनों आपस में कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, शुल्क मुक्त कर देंगे। भूटान और बांग्लादेश के बीच व्यापार लगभग $50 मिलियन का है। बांग्लादेश, इंडोनेशिया और नेपाल सहित कई अन्य देशों के साथ गेरा और पीटीए और एफटीए करेगा। पीटीए को आप देख चुके, एफटीए एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। अभी देखिए, जैसे किसी एक को तरजीह दे दिया तो उसे प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट कह दिया गया, तो वैसे ही एक कम्युनिटी बना करके, अगर वो कम्युनिटी यानी कि कई देश मिल करके आपस में शुल्क मुक्त कर दें एक दूसरे को, तो उसे एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहा जाता है। तो बांग्लादेश 11 इसी तरह के पीटीए और एफटीए पर साइन करेगा। ये देखिए, बांग्लादेश के बारे में कुछ फैक्ट हैं, सबको पता होगा। भारत के पूर्व में स्थित है, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित देश है बांग्लादेश। राजधानी ढाका है, बांग्लादेशी टका इसकी मुद्रा है, शेख हसीना इसके प्रधानमंत्री हैं, और बांग्लादेश दक्षिण एशिया में याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। और पहले स्थान पर आप जान रहे हैं, भारत का चीन के साथ व्यापार संबंध है, जो कि लगभग $85 बिलियन के आसपास का है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक आयुष निर्यात प्रोत्साहन परिषद से संबंधित है। आयुष मंत्रालय और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
आयुष निर्यात को बढ़ाने के लिए निर्यात प्रोत्साहन परिषद का गठन करेंगे। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि आयुष होता क्या है, क्योंकि इसका एक मंत्रालय भी है। और अब आयुष निर्यात प्रोत्साहन समिति बनाने की घोषणा की गई है। तो आयुष का अर्थ है कि आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा जैसे कि यूनानी हो गई, होम्योपैथी हो गई, इन सभी चिकित्सा पद्धतियों पर आधारित एक चिकित्सा प्रणाली है जो कि चिकित्सा दर्शन और स्वस्थ रहने के तरीकों पर आधारित है और इसी पर कार्य करती है। यानी कि आयुष क्या है? आयुष आयुर्वेद को मिलाकर, योग को मिलाकर और प्राकृतिक चिकित्सा को मिलाकर स्वस्थ रहने का एक तरीका जो बनाया गया है उसे ही बना कह दिया गया है आयुष। और इसी को बढ़ावा देने के लिए किसको? आयुर्वेद को, योग को, प्राकृतिक चिकित्साओं जैसे यूनानी हो गई, सिद्ध हो गई, होम्योपैथी हो गई, इनको बढ़ावा देने के लिए इसने आयुष मंत्रालय का गठन कर दिया है। तो इसी आयुष निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि आयुर्वेद से संबंधित जो भी तकनीकियां हैं और उत्पाद हैं, योग से संबंधित जो भी तकनीकियां हैं और प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित जितनी भी तकनीकियां और उत्पाद हैं, इसको इनके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय मिल करके आयुष उत्पादकों का मानकीकरण करेंगे। यानी कि ये सभी जितने भी इंटरनेशनल मार्केट हैं उन सभी के मानकों पर खरे उतरें, मूल्य निर्धारण करेंगे और गुणवत्ता को सुधारने के लिए मिलकर कार्य करेंगे। अब चूंकि पूरे विश्व में योग की मांग बढ़ रही है, आयुर्वेद की मांग बढ़ रही है और प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ लोगों का रुझान हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए आयुष क्षेत्र में वृद्धि करने की आवश्यकता है और इसीलिए आयुष निर्यात प्रोत्साहन परिषद की स्थापना की जा रही है। और इन जो भी उत्पाद आयुष उत्पाद बनेंगे उनको अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए ये आयुष भारत मानक ब्यूरो के साथ मिलकर कार्य करेगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा हम्पी के जो पत्थरों के जो स्मारक बने थे उनमें से एक था हम्पी का पत्थर रथ, उसी को संरक्षण करने से संबंधित है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हम्पी के पत्थर से बने हुए रथ को बचाने के लिए इस रथ के चारों ओर पत्थर लगा दिए, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि इस रथ को बचाया जा सके, क्योंकि लोग आकर के उसे छूते थे और ये काफी पुराना यानी कि 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच का है, तो इस कारण से इसमें क्षरण होने लगा है और लोग छू छू करके इसे और खराब कर रहे थे। तो इसे खराबी से बचाने के लिए और सुरक्षित करने के लिए इस रथ के चारों ओर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। ये जो पत्थर का रथ है ये भारत के जो 3 अन्य पत्थर के रथ हैं, 2 और पत्थर के रथ हैं, ये तीसरा है। 3 पत्थर रथों में से एक है, एक तो ये हम्पी का पत्थर रथ है, दूसरा कोणार्क में है, कोणार्क का सूर्य मंदिर आप जानते हैं, वहीं पर भी पत्थर का एक रथ है, ओडिशा में है जो कि, और दूसरा महाबलीपुरम तमिलनाडु में है और तीसरा हम्पी में ही है। ये हम्पी वाला जो पत्थर का रथ है ये गरुड़ को समर्पित एक मंदिर है और उसी में बना हुआ एक रथ है। हम्पी कर्नाटक की एक जगह है और यहाँ के जो स्मारक है उन सभी समूहों को 1986 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी, विश्व धरोहर स्थलों में शामिल कर लिया गया था। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी जो कि तुंगभद्रा नदी के पास स्थित है। हम्पी के जो स्मारक स्थल हैं उन्हें विरूपक्ष मंदिर, विठल मंदिर, कृष्ण मंदिर, हजरा राम मंदिर, लोटस महल आदि के लिए प्रसिद्ध है, इसी के लिए जाना जाता है। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 से संबंधित है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। यह भारतीय मोबाइल कांग्रेस का 4था संस्करण था और इस इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2020 का जो सब्जेक्ट था, जो विषय था, वह था समावेशी नवाचार, स्मार्ट, सुरक्षित, स्थायी। इस मोबाइल कांग्रेस का उद्देश्य दूरसंचार और उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट लाना, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना,
डिजिटल समावेशन को प्राप्त करना, उद्यमशीलता और नवाचार आदि को बढ़ावा देना है। जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस है भारत का सबसे बड़ा डिजिटल प्रौद्योगिकी कार्यक्रम है जो कि दूरसंचार और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में या इस क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए नीति निर्माताओं, वैश्विक उद्योग विशेषज्ञों और शिक्षाविदों को एक साथ लाता है। यानी कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस एक ऐसा मंच है जहां पर दूरसंचार और टेक्नोलॉजी से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विश्व के जो लीडर हैं इस क्षेत्र के, चाहे वो नीति निर्माण में हो, चाहे वो तकनीकी निर्माण में हो, या फिर इस क्षेत्र से संबंधित समझ रखने वाले हो, सभी को एक साथ लाने का प्रयास करता है इंडिया मोबाइल कांग्रेस। इसका आयोजन किया गया था 8 से 10 दिसंबर के बीच। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा इन्वेस्ट इंडिया को पुरस्कार दिए जाने से संबंधित है। इन्वेस्ट इंडिया को 2020 का संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है। इन्वेस्ट इंडिया के बारे में हम पढ़ चुके थे। ये देखिए जो पुरस्कार है ये अंकटाड दिया है, अंकटाड ने दिया है। अंकटाड क्या है? अंकटाड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी कि व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन एक अंतर सरकारी निकाय है। इसे 1964 में स्थापित किया गया था। इसी ने इन्वेस्ट इंडिया को संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार के विजेता के रूप में घोषित किया है। ये पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? ये पुरस्कार निवेश प्रोत्साहन एजेंसियों, चूंकि इन्वेस्ट इंडिया भारत की क्या है, एक आईपीए है, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी है। इनकी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसियों की जो उत्कृष्ट उपलब्धियां होती हैं और इन्वेस्टमेंट लाने की जो सर्वोत्तम प्रथाएं होती हैं उनको पहचानने और जो प्रथा, जो भी तरीका सबसे बेस्ट होता है इन्वेस्टमेंट लाने का, वो उनको अंकटाड प्रत्येक वर्ष निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार देता है। तो इस बार भारत के जो इन्वेस्ट इंडिया 2020 के लिए जो नीतियां थी इन्वेस्टमेंट को लाने की, वो इतनी बेहतर थी कि इस साल का पुरस्कार इसे मिला है। और ये पुरस्कार प्राप्त करने के लिए 180 आईपीए इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी शामिल हुई थी। इनमें से इन्वेस्ट इंडिया को सबसे बेस्ट घोषित किया गया है। और इन्वेस्ट इंडिया को ये जो पुरस्कार दिया गया है ये उसकी बिजनेस इम्यूनिटी प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए, एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम वेबिनार सीरीज निकालने के लिए, सोशल मीडिया एंगेजमेंट के लिए, फोकस्ड कोविड रिस्पांस टीम बनाए जाने के लिए पुरस्कार इसे दिया गया है। अंकटाड के बारे में बात कर रहे थे। अंकटाड 1964 में स्थापित किया गया था। ये आईपीए के प्रदर्शन की निगरानी करने के लिए, यानी कि इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसियों की निगरानी करने के लिए और उनकी वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करने के लिए अंकटाड कार्य करता है। इसका जो मुख्यालय है ये स्विट्जरलैंड जिनेवा में, महासचिव मुखीशा इत्युई। जबकि इन्वेस्ट इंडिया के बारे में बात हो चुकी थी, ये भारत की निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी है, 2009 में स्थापित की गई थी। और भारत में निवेशक कैसे लाए जाए, भारत में कोई भी कार्यक्रम चल रहा हो, इंडिया में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको कैसे लाया जाए, कैसे आकर्षित किया जाए, इस संदर्भ में कार्य करती है। इन्वेस्ट इंडिया भारत में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। इन्वेस्ट इंडिया के सीईओ और एमडी दीपक बांग्ला है, याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक, बिहार और उत्तर प्रदेश में 2 नए चिड़ियाघर बन रहे हैं, उन्हीं से संबंधित है। एक तो बन रहा है बिहार के नालंदा में राजगीर चिड़ियाघर सफारी, और दूसरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बन रहा है शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान। क्योंकि सरकार देश के जो 15 अन्य चिड़ियाघर हैं उनको, इन 15 चिड़ियाघरों को वैश्विक मानकों के अनुरूप और वैश्विक मानकों के समान खड़ा किया जा सके, उसके लिए इन चिड़ियाघरों की उन्नयन का कार्य कर रही है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए उसने राजगीर में एक सफारी चिड़ियाघर जिसे नालंदा में स्थापित किया जाएगा और विशेषतः सफारी बाघों के लिए स्थापित किया जाएगा, और दूसरा शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शामिल, गोरखपुर जिले में इसको बनाया जाएगा। और ये मुख्यतः पक्षियों, शाकाहारी और मांसाहारी जानवरों को
सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए बनाया जाएगा। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण जो कि इन निकायों को संचालित करने के लिए, छोटे निकायों को संचालित करने के लिए जिम्मेदार है। ये अपने आप में एक सांविधिक निकाय है जो कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और इसकी स्थापना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई थी 1992 में। यानी केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना 1992 में की गई थी और इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापित किया गया था। भारत में चिड़ियाघर की मान्यता और विनियमन के लिए जिम्मेदार है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वे पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री होते हैं। अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा आत्मनिर्भर महिला योजना शुरू की गई। इस योजना यानी कि आत्मनिर्भर महिला योजना के अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा महिलाओं को आधे % की रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान करेगा। यानी 1% भी ऋण नहीं लेगा, 1% भी ब्याज नहीं लेगा जो भी ऋण दिया जाएगा, ताकि महिलाएं अपने किसी भी क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट के तौर पर बैंक ऑफ बड़ौदा की सहायता ले सकें और अपने कार्यों को शुरू कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। गोल्ड लोन योजना के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा 0.25 यानी कि 1/4% का ब्याज लेता है जो भी ऋण देता है उस पर, और 0.5% का एग्री गोल्ड लोन और खुदरा ऋण देता है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इसकी स्थापना 1908 में हुई थी बड़ोदरा में। अध्यक्ष वर्तमान में इसके हसमुख अधिया हैं और इसका जो टैगलाइन है वो है भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक एशियाई विकास बैंक के द्वारा तकनीकी सहायता से संबंधित है। एशियाई विकास बैंक ने भारत में उन्नत जैव ईंधन के विकास के लिए $2.5 मिलियन की तकनीकी सहायता की मंजूरी दी और ये जो फंड मिला है, ये जो $2.5 मिलियन का फंड मिला है, ये एशिया क्लीन एनर्जी फंड और रिपब्लिक ऑफ कोरिया का एक ई एशिया नॉलेज पार्टनरशिप फंड है, उससे मिला कर दिया गया। यानी कि जो एशिया डेवलपमेंट बैंक है उसके अंतर्गत एशिया क्लीन एनर्जी फंड और रिपब्लिकन ऑफ कोरिया का एक इनिशिएटिव ई एशिया एंड नॉलेज पार्टनरशिप फंड, दोनों से मिलाकर के $2.5 मिलियन फंड भारत के लिए दिया गया है ताकि जैव ईंधन के क्षेत्र में विकास किया जा सके, जैव ईंधन के क्षेत्र में तकनीकी रूप से और अधिक सक्षम हुआ जा सके। यहाँ पर एक छोटा सा फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। ये जो एशिया क्लीन एनर्जी फंड जिसने कोरिया की ई एशिया नॉलेज पार्टनरशिप फंड के साथ मिलकर भारत को फंड दिया है, वो एशिया क्लीन एनर्जी फंड है। ये जापानी सरकार के द्वारा फंडेड है और इस फंड को क्लीन एनर्जी फाइनेंसिंग पार्टनरशिप फैसिलिटी के अंतर्गत दिया जाता है। यानी कि एशिया क्लीन एनर्जी फंड ये एशिया डेवलपमेंट बैंक में जापानी सरकार के द्वारा क्लीन एनर्जी फाइनेंसिंग पार्टनरशिप फैसिलिटी के अंतर्गत दिया जाता है। देखिए, जैव ईंधन की बात करें तो जैव ईंधन एक पहली पीढ़ी के वो जैव ईंधन होते हैं जो खाद्य पदार्थों से बनाए जाते हैं, जैसे कि गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना, इनसे। जो दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन होते हैं वो जो गैर खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे जेट्रोफा हो गया, या फिर जिन खाद्य पदार्थों का उपयोग हो चुका होता है और वेस्टेज हो जाते हैं, यानी कि बेकार खाद्य पदार्थ जिन्हें अब खाया नहीं जा सकता है, उनसे अगर बनाए जाएं तो वो दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन कहलाते हैं। और तीसरी पीढ़ी के जैव ईंधन वो होते हैं जिन्हें शैवालों से बनाया जाए। तो दूसरी और तीसरी पीढ़ी के जो जैव ईंधन होते हैं उन्हें उन्नत जैव ईंधन कहते हैं, क्योंकि ये पहली पीढ़ी के जैव ईंधन की तुलना में खाद्य पदार्थों या फिर बायोमास, जो उपयोगी बायोमास है, उसका प्रयोग न करते हुए जो बचे हुए बायोमास हैं उनसे बनाए जाते हैं। देखिए, बायोमास क्या होता है? पृथ्वी में जितनी भी
वनस्पतियां हैं, जीव जंतु हैं, उनका जो भी संगठन है, जो भी समूह है, वो बायोमास ही कहलाता है। ये देखिए यहाँ पर नोटेड भी है कि कृषि अवशेष, नगर पालिका का ठोस अपशिष्ट और खाना पकाने के तेल गैर खाद्य बायोमास के उदाहरण है। अभी देखिए, जो जापान के द्वारा फंडेड एक एजेंसी क्लीन एनर्जी फाइनेंसिंग पार्टनरशिप फैसिलिटी, इसकी स्थापना एशिया डेवलपमेंट बैंक के विकासशील सदस्य देशों में ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन की दर को कम करने के लिए 2007 में स्थापना की गई थी, और इसी के अंतर्गत एशिया क्लीन एनर्जी फंड आता है, जिसमें भारत को कोरिया की ई एशिया नॉलेज पार्टनरशिप फंड के साथ मिलकर के $2.5 मिलियन की फंडिंग की है, ताकि जैव ईंधन के क्षेत्र में भारत के द्वारा और अधिक तकनीकी विकास को प्राप्त किया जा सके। अगला टॉपिक भारत की पहली वाटर मेट्रो के बारे में है। भारत की पहली जो वाटर मेट्रो है, उसकी शुरुआत जनवरी 2021 से हो जाएगी, और इस परियोजना को कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड के द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। सबसे पहले ये वादुतला से कक्कानड मार्ग, जो कि केरल में है, याद रखिएगा, वादुतला से कक्कानड मार्ग पर ये मेट्रो, वाटर मेट्रो, भारत की पहली वाटर मेट्रो संचालित की जाएगी, और इसके लिए कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड कार्य कर रहा है। ये KMRL यानी कि कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड 38 टर्मिनलों के साथ 78.2 किलोमीटर में जो 10 द्वीप फैले उनको जोड़ेगी, किससे? वाटर मेट्रो के माध्यम से। इस परियोजना में जो इस्तेमाल की जाएगी मेट्रो, उसमें 100 यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी, और ये इलेक्ट्रिक सौर ऊर्जा से संचालित होगी मेट्रो। इस परियोजना को संचालित करने के लिए जर्मन विकास बैंक ने फंड दिया था, और ये फंड एक ऋण के तौर पर था। कोच्चि के बारे में जान रहे होंगे, भारत का प्रमुख बंदरगाह शहर केरल के एर्नाकुलम जिले का ये हिस्सा है। भारत के महत्वपूर्ण मसाला व्यापार का एक केंद्र के रूप में भी कोच्चि को जाना जाता है। कोच्चि मेट्रो की बात करें, वाटर मेट्रो नहीं, जो जमीन पर है वो मेट्रो 18.4 किलोमीटर में 16 परिचालन मेट्रो स्टेशनों के साथ फैला हुआ है। अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक यूपीएससी के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि 5G अभी लॉन्च हुआ है, जमीन पर लाने की तैयारी हो रही है, पूरी तरह आ भी नहीं पाया, और 6G पर काम होने लगा। और 6G इम्पोर्टेंट किस लिए है, इसको हम करंट अफेयर में देखेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो देखेंगे ही, लेकिन इस करंट अफेयर में भी काफी कुछ देख लेंगे। देखिए, नोकिया यूरोपीय संघ के 6G प्रोजेक्ट हेक्सा एक्स, यानी कि क्वेश्चन आ सकता है कि हेक्सा एक्स प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, तो ये एक 6G प्रोजेक्ट है, इसी का प्रमुख होगा। यूरोपीय संघ का जो 6G को लेकर प्रोजेक्ट है वो हेक्सा एक्स के नाम से है, और उसका प्रमुख नोकिया होगा। यह परियोजना अगली पीढ़ी के वायरलेस नेटवर्क प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अगली पीढ़ी यानी 5G आ चुकी है, उससे अगली वाली 6G। ये 2.5 साल की योजनाबद्ध अवधि के साथ जनवरी 2021 से शुरू हो जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है हेक्सा एक्स, इसका मुख्य उद्देश्य भौतिक, डिजिटल और मानव दुनिया को 6वीं पीढ़ी की वायरलेस तकनीक से जोड़ना है। यानी कि इसमें होगा क्या, इसमें मशीन को मानव से जोड़ दिया जाएगा, और मानव को डिजिटल दुनिया से पूरी तरह जोड़ दिया जाएगा। यानी जैसे कि आप मूवीज में देखते हैं कि सॉफ्टवेयर को मनुष्य में इंस्टॉल कर दिया गया, दिमाग में कोई चिप लगा करके इंस्टॉल कर दी गई, तो वैसे ही 6G भी इसी प्रोजेक्ट पर कार्य कर रही है कि किसी भी रोबोट के अंदर मनुष्य आ करके उसको अपने अनुसार संचालित कर रहा है, कुछ मशीनों को अपने साथ जोड़ करके उन मशीनों को अपने दिमाग की क्षमता के अनुसार चला रहा है, संचालित कर रहा है। तो 6G इसी पर कार्य कर रही है कि मनुष्य को मशीनों से जोड़ देगी और मनुष्य को पूरी तरह डिजिटल बना देगी। ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जो 6G टेक्नोलॉजी है, ये एक ऐसा एनवायरनमेंट बना देगा, ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास कर देगा जिसमें से मशीनें
मानवीय इरादों को समझेंगी, उनकी अनुमानित जरूरत बिना बोले हुए उनकी अनुमानित जरूरतों को समझेंगी और भौतिक दुनिया के साथ बातचीत को और अधिक प्रभावी बना देंगी अपने आप को। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी बेहतर ढंग से काम होने वाला है 6G टेक्नोलॉजी में। और ये जो 6G टेक्नोलॉजी है ये 2030 से व्यावसायिक रूप से उपलब्ध होने की संभावना है। यानी कि अगर देखा जाए तो जो 5G टेक्नोलॉजी है जो कि हम लोगों के पास अभी तक आ भी नहीं पाई है, कुछ जगहों पर संचालित हो रही है, हम लोगों तक आने में से कुछ समय और लगेगा। इसका जो समय है ये 10 साल ही है, यानी 2030 से 6G आ जाएगी। तो जो लोग 5G का उपयोग कर रहे हैं वो 10 साल तक 5G का उपयोग करेंगे और 2030 से 6G मार्केट में आ जाएगी तो इसका उपयोग करने लगेंगे। यानी 5G का जो अनुमानित अब बचा हुआ समय है वो 10 साल है। 6G टेक्नोलॉजी ये छठी पीढ़ी की वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी है। ये 5G से लगभग 100 टाइम्स 100 गुना तेज होगा और चीन ने अभी 6 नवंबर 2020 को प्रयोगात्मक रूप से 6G का परीक्षण उपग्रह लॉन्च किया है और ये उपग्रह 6G से संबंधित सभी संभावनाओं का पता लगाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अब आने वाले समय में ही पता चलेगा चीन की 6G टेक्नोलॉजी में कितनी पकड़ बन रही है। अब अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस से संबंधित है। ये दिवस 9 दिसंबर को मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है ताकि भ्रष्टाचार के नुकसान और पारदर्शिता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए। 2020 के अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस का जो विषय है वह रिकवर विथ इंटीग्रिटी है। इस वर्ष का विषय कोविड-19 महामारी के प्रभाव से बेहतर पुनर्प्रगति के लिए एंटी करप्शन उपायों के महत्व पर जोर देता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2003 में 31 अक्टूबर को भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को अपनाया था। यह कन्वेंशन दिसंबर 2005 से लागू हुआ था। कौन सा कन्वेंशन? भ्रष्टाचार के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय मुहिम जो चलाई जाए उस संदर्भ में 2003 को एक कन्वेंशन आया और ये 2005 से लागू हुआ और 2003 में ही 9 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में 9 दिसंबर को नामित किया गया और तब से आज तक 9 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। यह दिन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में कन्वेंशन के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। इस साल कोविड-19 महामारी के जवाब में भ्रष्टाचार को कम करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र की जवाबदेही बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक मानव अधिकार दिवस जो कि 10 दिसंबर को मनाया गया था उससे संबंधित है। पृथ्वी पर सभी मनुष्यों के लिए मानव अधिकारों के महत्व को उजागर करने के लिए प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को यह दिवस मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। देखिए मानव अधिकार होते क्या है? मानव अधिकार ऐसे अधिकार हैं जिनमें किसी व्यक्ति को उसके अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता हो और उसके जीवन जीने से बस किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान ना हो, वैसा जीवन जीने की स्वतंत्रता, उसे दासता से मुक्त रहने का, किसी प्रकार की यातना न झेलनी पड़े, किसी भी प्रकार की राय और अभिव्यक्ति लेने की उसकी अपने आप में सक्षमता, कार्य करने की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, ये सब अगर उसे मिल जाते हैं यानी भारत में जो भी मूल अधिकार दिए गए हैं वो अगर किसी भी व्यक्ति को मिल जाए तो वही एक प्रकार के मानवाधिकार होते हैं। ये मानवाधिकार दुनिया भर के मनुष्यों के मूल अधिकार के रूप में माने जाते हैं या दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि जिन अधिकारों से व्यक्ति विकास की तरफ अग्रसर हो तो ऐसे अधिकार मिलने से उसे संपूर्ण मानवाधिकार मिल जाते हैं। अब देखिए 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाने की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये पहला एक ऐसा वैश्विक दस्तावेज है जिसने मानवाधिकारों के बारे में विस्तार से बताया। 2020 का जो मानवाधिकार दिवस का विषय है वो बेहतर पुनर्प्राप्ति मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, यानी कि मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ बेहतर पुनर्प्राप्ति के लिए। इस वर्ष का मानवाधिकार दिवस का विषय सभी के लिए समान अवसर बनाने और कोविड-19 के कारण पैदा हुई क्षमताओं और भेदभाव को कम करने पर जोर देता है। देखिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में याद रखिएगा, इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। ये दुनिया भर में मानव अधिकारों को बढ़ाने और उनके संरक्षण करने के लिए जिम्मेदार है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय
जिनेवा में स्थित है। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 के बारे में है। इस सूचकांक को यानी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को जर्मन वाच ने 2021 के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 10वें स्थान पर रखा है। 2019 में 9वें स्थान पर था। भारत और यूनाइटेड किंगडम ऐसे G20 में शामिल देश हैं जिन्होंने शीर्ष 10 में जगह पाई है। यूनाइटेड किंगडम तीसरे स्थान पर है, याद रखिएगा। चीन ने 33वीं रैंक प्राप्त की। सबसे नीचे सूचकांक में रूस है, यानी रूस में जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को लेकर के जर्मन वाच ने जगह दी है, रूस को सबसे निचली जगह दी है। इस रिपोर्ट ने जो सबसे खास बात बताई वो ये है कि कोई भी देश जो पेरिस समझौता हुआ था उसमें जो भी बातें कही गई थी, यानी कि सदी के अंत तक 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान ले आया जाए, उस रास्ते पर कोई भी देश नहीं। यानी कि इस रिपोर्ट की मानी जाए तो इस रिपोर्ट के अनुसार ये जो पेरिस समझौता किया गया था वो हवाई साबित हो रहा है। और उस समझौते को पूरा करने के लिए, क्योंकि समझौता किस लिए किया जाता है, ताकि उसे पूरा किया जा सके। उस समझौते को अगर पूरा करने के लिए प्रयास नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि उस समझौते की अवहेलना हो रही है। तो इस सूचकांक ये जर्मन वाच के द्वारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है, इसकी अगर देखी जाए तो इसके अनुसार इस समझौते की अवहेलना सभी देशों के द्वारा सामूहिक रूप से की जा रही है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक का प्रकाशन जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के प्रयास से प्रतिवर्ष होता है। 2005 में पहली बार इस सूचकांक को प्रदर्शित किया गया था, प्रकाशित किया गया था और 4 मूल्यांकन श्रेणियों में 14 संकेतों के आधार पर 57 देशों के प्रयासों का मूल्यांकन और विश्लेषण करता है। जिनमें से पहला जो सूचकांक है वो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग और जलवायु नीति, ये 4 ऐसे श्रेणियां हैं। इन्हीं श्रेणियों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है और अंक दिए जाते हैं। और 2020 और 2019 में इससे पहले हुआ था, चूंकि प्रतिवर्ष होता, 2020 का प्रकाशित नहीं हो पाया था, 2021 का प्रकाशित हुआ है। और इस आधार पर 2021 के जो प्रदर्शन सूचकांक है, इसमें जो भी अंक दिए गए उन अंकों को देखते हुए कोई भी देश शुरू के 3 स्थानों पर नहीं रह पाया है। चौथे स्थान पर स्वीडन आया, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम आया और फिर डेनमार्क आया है। यहाँ पर जो यूनाइटेड किंगडम है मैं तीसरे स्थान पर बोल दिया था, यहाँ 5वें स्थान पर है यूनाइटेड किंगडम। भारत 10वें स्थान पर है। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस के बारे में है। 11 दिसंबर को मनाया जाता है और पहाड़ों पर जीवन के महत्व को उजागर करने के लिए, चूंकि हम सभी के जीवन में पर्वतों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, भारत के संदर्भ में तो कुछ ज्यादा ही है सभी दृष्टिकोणों से। 2003 से हर साल 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता रहा है, ताकि पहाड़ों पर जीवन के महत्व को बेहतर ढंग से समझा जा सके। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2002 को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय वर्ष घोषित किया था और तब से लेकर 11 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता रहा है। और पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर और इसका पुनरुत्थान किया जा सके, बहाली किया जा सके, इसके लिए 2021 से 2030 तक संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए एक दशक के रूप में घोषित किया 2021 से 30 तक के समय को। दुनिया की आबादी की जितनी भी आबादी है लगभग 750 करोड़, बल्कि वर्तमान में इससे भी ज्यादा हो गई है, उसका 15% पर्वतों में, और जितने भी पशु और पौधे हैं दुनिया भर में उसके 25% पर्वतों में ही समाहित है। यानी कि 15% जनसंख्या पर्वतों में रहती है और 25% पशु और पौधे पर्वतों पर आश्रित हैं। 2020 का जो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस का विषय है वो पर्वतीय जैव विविधता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर जो 15 है, यानी 15 गोल नंबर जो सतत विकास लक्ष्य का लक्ष्य नंबर 15 है, वो जमीन पर
जीवन है और जमीन पर ही पर्वत हैं, तो पर्वतों के संरक्षण के लिए SDG 15 को माना जाता है। कभी आ जाए प्रश्न में कि पर्वतों के संरक्षण के लिए SDG का कौन सा लक्ष्य जिम्मेदार है, तो लक्ष्य नंबर गोल नंबर 15 जिम्मेदार है। अब अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक विश्व मृदा दिवस के बारे में है। प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है ताकि स्वस्थ मिट्टी के महत्व को समझा जाए और मिट्टी संसाधनों के स्थायी प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। 2013 दिसंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में नामित किया गया था, जिसे जो 2014 से मनाना शुरू कर दिया गया। 2020 का जो विश्व मृदा दिवस का विषय है वो मिट्टी को जीवित रखें, मिट्टी की जैव विविधता की रक्षा करें, क्योंकि मिट्टी पृथ्वी की लगभग 1/4 जो बायोडाइवर्सिटी है, 1/4 जो जैव विविधता है उसका निर्माण करती है। इसलिए पर्यावरण के लिए मिट्टी का संरक्षण महत्वपूर्ण है। कई सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिट्टी सतत प्रबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके लिए फिर हमें मिट्टी को बचाना पड़ेगा, मिट्टी में प्रदूषण फैलने से रोकना पड़ेगा और मिट्टी में प्रदूषण को वृक्षारोपण करके रोका जा सकता है। जो ऐसे प्लास्टिक जो मिट्टी में डिकम्पोज नहीं होते हैं, मिट्टी में दबने के बाद भी जीवित रहते हैं, ऐसे प्लास्टिक के उपयोग से बचना होगा। ऐसे प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना होगा। जो खतरनाक कचरा होगा उसके बेहतर और स्थायी निपटान की विधियों को खोजना होगा और बर्बाद खाने को खाद में बदल करके हम मिट्टी के प्रदूषण को रोक सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान दिवस, जो कि 7 दिसंबर को मनाया गया था। पूरे विश्व में राष्ट्रों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए नागरिक उड्डयन के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को मनाए जाने का जो उद्देश्य है वो वैश्विक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने में ICAO के द्वारा निभाई गई अनूठी भूमिका को उजागर करना। ये जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस है ये 1994 में कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन पर हस्ताक्षर की गई 50वें वर्षगांठ के समारोह के हिस्से के रूप में स्थापित किए जाने के उपलक्ष्य पर प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को यह दिवस मनाया जा रहा है 1994 से। 2020 की जो थीम है वो ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट के लिए नवाचार को आगे बढ़ाना है। ICAO अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के बारे में बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है। इसका गठन 1944 में शिकागो कन्वेंशन के प्रशासन के प्रबंधन के लिए किया गया था। मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। इसके जो उद्देश्य है उनमें सुरक्षा को बढ़ाना, वैश्विक नागरिक उड्डयन प्रणाली की क्षमता को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और पर्यावरण पर नागरिक उड्डयन गतिविधियों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना है। अगला टॉपिक पेरिस जलवायु समझौते की 5वीं वर्षगांठ से संबंधित है। इस पर हम चर्चा कर चुके थे। 5वीं वर्षगांठ है तो एक बार और चर्चा कर लेते हैं। 5वीं वर्षगांठ पेरिस जलवायु समझौते की मनाने के लिए एक बैठक की गई, क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2020। इसकी मेजबानी ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र और फ्रांस, चीन और इटली के द्वारा सामूहिक रूप से की जा रही है। वर्तमान में देखा जाए तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके उत्सर्जन में अमेरिका की हिस्सेदारी 25%, यूरोप की हिस्सेदारी 22%, चीन की हिस्सेदारी 13% और भारत की हिस्सेदारी 3%। बहुत ही कम है। भारत की 3% जबकि अमेरिका की हिस्सेदारी 25% है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में। और फिर भी अमेरिका कह रहा है कि हमारे ऊपर अन्याय किया जा रहा है, हमारे ऊपर लांछन लगाए जा रहे हैं गलत तरीके से, और जो हर्जाना देने के लिए पेरिस जलवायु समझौते में एक ढांचा बनाया गया था उस हर्जाने को देने के लिए पीछे हट रहा है और इस समझौते से वर्तमान में वो हट भी गया है। वर्तमान में भारत में जितना भी टोटल उत्सर्जन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का तो 3%, टोटल जितना भी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है उसमें लगभग 7%, 6.8% का योगदान है भारत का। और प्रति व्यक्ति उत्सर्जन केवल 1.9 टन प्रति व्यक्ति है।
भारत में दुनिया के सभी लोग जान रहे हैं 2.5% भूमि है और 17% आबादी है। भारत में ही 8% बायोडाइवर्सिटी है और 24.5% वन है, जो कि भारत में 8% बायोडाइवर्सिटी की रक्षा करता है और 24.56% वनों की रक्षा करता है। और भारत ने 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 33 से 35% तक कम करने का वादा किया है और भारत ने पहले ही 21% इसका हासिल कर लिया है और शेष जो बचा हुआ परसेंटेज है, जो कि उत्सर्जन तीव्रता को कम करने का जो लक्ष्य है अगले 10 वर्षों में हासिल किया जाएगा। रखा तो उसने कि 35% तक डिक्रीज कर लेगा जो भी सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता है, 21% तक हासिल कर लिया है, बचा हुआ अगले 10 वर्षों में हासिल कर लेगा। एक रिपोर्ट निकलती है जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट, जलवायु परिवर्तन के बारे में जो देश कितना सचेत है इसको दिखाने के लिए जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट 2020 कहती है कि भारत एकमात्र G20 देश है जो कि अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने वाला है। यानी कि G20 में एकमात्र 20 देशों में एकमात्र भारत ऐसा देश है जो कि जलवायु परिवर्तन के प्रति सचेत है और जो भी उसने वादे किए उसको पूरा करने की दिशा में कार्य कर रहा है। इसी जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट को पहले ब्राउन टू ग्रीन रिपोर्ट, याद रखिएगा, जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट, इसको पहले ब्राउन टू ग्रीन रिपोर्ट के रूप में जाना जाता था। और इसी रिपोर्ट के अनुसार भारत ही एकमात्र देश है जो जलवायु परिवर्तन सचेत है और इस दिशा में कार्य कर रहा है। G20 देशों में से एकमात्र देश भारत है। पेरिस जलवायु समझौते के बारे में सब जान चुके थे। 12 दिसंबर 2015 को पेरिस में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 में 196 सदस्यों के द्वारा अपनाया गया था। 4 नवंबर 2016 को लागू हो गया था और ये जलवायु समझौता यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की एक पहल है और ये पहल पूरे विश्व से जो तापमान वृद्धि है उस वृद्धि को नियंत्रित किया जाए और जितना भी ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन है उसे कम किया जाए, इसके लिए पहल की गई थी। लेकिन इसको लेकर कोई बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, कोई मतलब नहीं है इस समझौते को करने का। कुछ ही देश हैं जो इसको फॉलो कर रहे हैं, भारत जैसे देश। अन्य देश या तो इससे हटने का मन बना रहे हैं या फिर इसके जो भी प्रावधान उन प्रावधानों को खुलेआम उसका उल्लंघन कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो 26वीं बैठक होनी है वो 2021 में होगी, 1 से 12 नवंबर को, ग्लासगो स्कॉटलैंड। वनडे एग्जाम्स के लिए याद रख सकते हैं इसे। अगला टॉपिक हमारा सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन यानी SMTS, सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट। ये इस बार की 9वीं बैठक थी, इसलिए इसे SMTS 9 नाम दिया गया है। ये बैठक 11 दिसंबर 2020 को देहरादून में हुई थी। इसका ये 11 से 14 दिसंबर तक ये बैठक चली थी और इसका विषय इमर्जिंग पाथवे फॉर ए रेजिलिएंट पोस्ट कोविड-19 माउंटेन इकोनॉमी, अनुकूलन, नवाचार और गतिविधि। ये जो SMTS 9 है इसकी मेजबानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोरम उत्तरांचल कर रहा है। ये जो सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन है ये इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव की एक वार्षिक घटना है, यानी वार्षिक रूप से आयोजित कराया जाने वाला एक समारोह है जिसमें पर्वतों के बारे में जागरूकता फैलाना है। इससे पहले भी हम देख चुके हैं पर्वत को सुरक्षित क्यों किया जाना चाहिए, क्योंकि 15% विश्व की आबादी और 25% पशु और पौधे पर्वतों पर ही आश्रित हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का गोल नंबर 15वां पर्वतों के सुरक्षित रखे जाने से संबंधित है। IMI भारतीय हिमालयी क्षेत्र और इसके लोगों की चिंताओं को के लिए काम करने वाला एक नेटवर्क प्लेटफॉर्म है। इसका नेतृत्व नागरिक समाज करता है। अगला टॉपिक हमारा अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, जो कि 12 दिसंबर को मनाया गया था, इसके बारे में है। 12 दिसंबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने के लिए देशों से आग्रह करने का संकल्प लिया था और 2012 से प्रत्येक वर्ष 12 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है ये
अनिवार्य प्राथमिकता के रूप में, जीवन की जितनी भी प्राथमिकताएं हैं उनमें से एक अनिवार्य प्राथमिकता के रूप में इसे स्वीकार किया गया है और इस रूप में सभी को हर जगह गुणवत्ता सस्ती स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को संदर्भित करता है। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस का जो उद्देश्य था ये था कि सभी के लिए एक लचीला स्वास्थ्य प्रणाली और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा की जाए और इसी दिशा में प्रयास करते हुए भारत सरकार ने सभी के लिए यूनिवर्सल हेल्थ कवर करने के लिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एक लेकर आए आयुष्मान भारत के नाम से, जिसमें से सभी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा सके। 2020 का जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस की थीम है वो ये है, ध्यान से देखिएगा, सभी के लिए स्वास्थ्य, सभी को सुरक्षित रखें। इस संकट को समाप्त करने और एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य का निर्माण करने के लिए हमें उन स्वास्थ्य प्रणालियों में निवेश करना चाहिए जो हम सभी की रक्षा करें। ये पूरी थीम थी, याद रखिएगा। अगला टॉपिक है, जो बिडेन और कमला हैरिस को टाइम पत्रिका के 2020 पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है, छाप दिया गया है उनको कवर पेज में टाइम पत्रिका के। ये इसके बारे में डिस्कस हो ही चुका था। कमला हैरिस पहली अफ्रीकी अमेरिकी हैं और पहली एशियाई अमेरिकी हैं जो कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनेगी। इससे पहले जो अमेरिकी राष्ट्रपतियों की बात की जाए तो उनमें से और डोनाल्ड ट्रंप जो कि 45वें अमेरिकी राष्ट्रपति थे, इनको 2016 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। भारतीय अमेरिका जो यानी भारतीय मूल की एक अमेरिकी बच्ची है गीतांजलि राव, इसको टाइम किड ऑफ ईयर के रूप में नामित किया गया था। ये देखिए, टाइम पत्रिका जो पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में जिसे घोषित करती है उसे अपने पत्रिका के कवर पेज में उसका फोटो ऐसे बना देती है और जरूरी नहीं किसी एक व्यक्ति को ही पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया जाए, 2 या अधिक व्यक्तियों को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित करके उनका फोटो छापा जा सकता है। टाइम पत्रिका के द्वारा ईयर ऑफ पर्सन ऑफ द ईयर नामकरण की परंपरा 1927 में शुरू की गई थी और चार्ल्स लिंडबर्ग ये उपाधि पाने वाले यानी कि पर्सन ऑफ द ईयर उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति थे। महात्मा गांधी को 1930 में पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था, जबकि 2019 में एक काफी एग्जाम्स में पूछा गया नाम है ग्रेटा थनबर्ग। ये जलवायु कार्यकर्ता है, कम उम्र की बच्ची है जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित जागरूकता फैलाने का कार्य करती है। 2019 में इसे टाइम मैगजीन की पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था और इसको खिताब के रूप में माना जाता है। इसकी पत्रिका में छपना एक अपने अपने खिताब की तरह माना जाने लगा है। तो ये किताब पाने वाली कम उम्र की व्यक्तिगत विजेता बन गई थी, यानी कि 2019 में अकेले इनका ही फोटो ऐसे छापा गया था और यहाँ ऐसे टाइम्स पत्रिका लोगो लगा होता है। आज की करंट अफेयर्स में बस इतना ही। आज आपका 4 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर के बीच का जो भी करंट अफेयर, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर था, जो सामान्य खबरें थी उनको मैंने शामिल नहीं किया है। जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे उन सभी करंट अफेयर को मैंने शामिल कर लिया है। 4 से 14 तक कवर हो गया है। कल से रेगुलर 15 दिसंबर से रेगुलर आपका सुबह करंट अफेयर अपलोड हो जाएगा जिसे आप एक्सेस कर सकते हैं। लगातार तैयारी किए रहिए। कल फिर मिलते हैं। जय।